ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 17। जो आपका आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिष्टी, या जिसको बोला जाता है इंग्लिश में मिस्chief। तो रिष्टी के विषय में जो बातें लिखी गई है भारतीय दंड संहिता में, वो उसकी जो है 425 से लेकर 440 तक में पूरे रिष्टी को बताया गया है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये आपकी जो सारी चीजें हैं 425 से में रिष्टी को बताया गया है कि क्या होता है, कैसे होगा, और 440 तक में उसका विस्तार को पूरी तरह से बताया गया है, और उसमें उसके जो उस कार्य के लिए जो दंड की व्यवस्था है गंभीर रूप से उसको बताया गया है। तो 425 में केवल जो बातें लिखी गई है वो है उसकी परिभाषा के बारे में, और 426 उसके दंड के विषय में, दृष्टि के दंड। फिर जब हम देखेंगे आगे कि 427 से लेकर 440 तक में इसके प्रकारों को बताया गया। ठीक है, तो ये 13 सेक्शन के माध्यम से बताया गया है, तो इसके 14 प्रकारों को इसमें बताया गया है टोटल। तो हम आज देखते हैं कि रिष्टी क्या होता है, रिष्टी के संबंध में कि रिष्टी क्या है, कैसे होती है, क्या चीजें इसमें शामिल होती है। तो एक सामान्य भाषा के तौर पे आप समझ लीजिए रिष्टी। रिष्टी को आप एक सामान्य भाषा के तौर पे समझिए कि आपको होने वाली किसी भी प्रकार की सदोष, हानि और नुकसान। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार से सदोष हानिकारी होती है और नुकसान होता है, तो उसके साथ कौन सा कार्य होता है माना जाता है, वो रिष्टी। ठीक है, ये आपका चोरी, उद्यापन, इन सारी चीजों से डिफरेंट चीज। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या बातें लिखी गई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक की चीज आपको समझ आ गई होगी। आज हम लोग देख रहे हैं रिष्टी के विषय में, जो आपका बताया गया है 425 से लेकर 440 तक में। 425 जो अब हम पढ़ेंगे उसमें केवल बताई गई है दृष्टि की परिभाषा के बारे में। 427 से लेकर 440 तक में उसके प्रकारों के बारे में दिया गया। तो प्रकारों के हिसाब से वो ऐसे नहीं है कि ये एक प्रकार का है, वो ऐसा है कि 427 से 440 में जो दृष्टि का जो गंभीरतम रूप होता है, तो किस हद तक दृष्टि हो सकती है इसके बारे में, तो उन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो 425 आपका कहता है कि जो कोई इस आशय से या यह संभव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नुकसान का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह कार्य क्या करता है, रिष्टी करता है। ठीक, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। कि क्या बातें लिख बोली गई कि जो कोई, ठीक है, तो जो कोई क्या है, उसका आशय किसके संबंध में है, वो आशय आपका, आशय किस के लिए है, नुकसान कारित करने के लिए। तो वो दो लोगों के लिए क्या कर रहा है, एक लोक अर्थात पब्लिक के लिए, और दूसरा वह व्यक्ति के लिए, मतलब यहाँ पे आ गया पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, तो उसका आशय क्या है, किसी लोक को या किसी व्यक्ति को। ठीक है, और ये आशय में क्या है, उसको ज्ञान भी शामिल है, उसकी संभावना भी शामिल है, ये सारी बातें उसके आशय में शामिल रहेगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो कोई इस आशय से यह संभव जानते हुए कि वह लोक को मतलब यहाँ पे जो पब्लिक की बात की गई है, या किसी व्यक्ति को, मीन्स एनी पर्सन को क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ये जो सारी बातें आपकी है वो यहाँ पे खत्म होती है, सदोष हानि और या नुकसान। ठीक, तो किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है। तो ये ऊपर की चीज आपको समझ आई होगी कि कोई, ठीक है, जो कोई इस आशय से या ज्ञान या संभावना के साथ उसका जो आशय उत्पन्न हो रहा है उसमें लोक अर्थात पब्लिक को या व्यक्ति को क्या करने का प्रयास कर रहा है, सदोष हानि कारित करने का या नुकसान कारित करने का प्रयास करता हो। ठीक है, तो अब ये ऐसा कार्य किया जा रहा है किसके लिए, लोक या पब्लिक, लोक मीन्स पब्लिक, और एनी पर्सन या कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता
नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह कार्य करता है दृष्टि का करता है। तो ये ऊपर की बातें आपको समझ आ गई होगी कि आशय रखता है किसी लोग, पब्लिक या कोई किसी व्यक्ति के संबंध में क्या है, उसकी संपत्ति के लिए का सदोष हानि या नुकसान कारित करना। फिर आगे है कि वह उस संपत्ति में, जो यहाँ संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति में क्या परिवर्तन कर सकता है वह। अब वो नुकसान कारित करेगा तो नुकसान से क्या है, किसी ना किसी प्रकार का जो संपत्ति में क्या होगा, कोई ना कोई परिवर्तन होगा, उसी से वो नुकसान होगा। परिवर्तन के तौर पे क्या है कि किसी संपत्ति का नाश करता है, पहली बात लिखा है नाश करता है, अर्थात उसको नष्ट करता है, ठीक है। या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में, दूसरा क्या है उसकी स्थिति में तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका क्या होगा, ये दोनों चीजें के से क्या परिणाम हमारे सामने आएगा, उसकी मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उसका कार्य क्या होगा, दृष्टि का होगा, ठीक है। तो इसमें जो बातें लिखी गई वो क्या है कि किसी संपत्ति का नाश या संपत्ति की स्थिति में बदलाव। तो ये जो हम जब भी किसी की बात करेंगे कि कोई आशा रखते हुए ज्ञान या संभावना के साथ किसी एनी पब्लिक के लोग या पब्लिक के लिए, किसी पर्सन के लिए क्या कारित करना है, सदोष हानि कारित करना है या नुकसान कारित करना है। अब वो संपत्ति के संबंध में क्या है, उस संपत्ति का कैसा वो कर सकता है, वह नुकसान करने के लिए, उसकी संपत्ति के नुकसान के लिए क्या कर सकता है, उसकी उसके जो स्थिति है उसमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। या उसके संपत्ति की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे अब सामान्य सी बात है कि आप एक साधारण सी वस्तु का उदाहरण देते हैं। अम, जैसे कोई एक बुक है, टेक्स्ट बुक है, जिसका मूल्य चाहे जो भी हो, चलो 100 रुपए तक का उसका मूल्य हो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर उसको बीच से फाड़ देता, ठीक, तो उसका कार्य क्या हुआ, तो उसने बीच से फाड़ा तो उसका क्या है, वो बुक की क्या है जो उपयोगिता है वो तो वहां पे पूरी तरह खत्म हो गई। अब वो बुक पढ़ने लायक है क्या, नहीं। तो वैसा कार्य कर रहा है, तो वो संपत्ति जो भी है वो संपत्ति में बदलाव क्या हुआ, वो बुक जैसा था उसके दो टुकड़ा कर दिया। अगर उसको उसने क्या किया, वो उसको बीच से फाड़ रहा है, ना कि उसको साइड से फाड़ रहा है, ठीक है, जिससे क्या है उसको पढ़ना ही मुश्किल हो। या वो क्या कर रहा है, कोई बुक है, उस बुक में क्या कर रहा है, एक बुक है उसमें क्या कर रहा है, स्याही डाल दे रहा है, इंक डाल दे रहा है, जिससे क्या है उसकी जो चीजें हैं वो ना दिखे, है ना। या उसको क्या कर रहा है, जला दे रहा है, तो वो जो बुक की उपयोगिता है वो क्या हुई हमारी, खत्म हो गई। तो वही है कि अब वो जो संपत्ति है उस संपत्ति की में या उसकी स्थिति में क्या है, ऐसी तब्दीली कैद करता है जिससे उसकी मूल्य या उसकी उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई बाइक है, ठीक है, बाइक का अगर इंजन ही निकाल दिया जाए, ठीक, या इंजन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, उस बाइक की वैल्यू पूरी घट जाएगी या खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। यदि उसका चक्का निकाल दिया जाए, तो यहाँ पे अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो क्या है, किसी लोग को या व्यक्ति को क्या है, नुकसान करने के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो उस पर या उस पर क्या है, कोई क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए जैसे कोई आप ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक पेंटिंग है, बहुत किसी फेमस आर्टिस्ट ने उसको बनाया है। अब उस पेंटिंग में क्या कर रहे हैं, कोई क्या करता है, उस पेंटिंग पर कुछ इंक छिड़क देता है, जिससे क्या होता है पेंटिंग खराब हो जाती है। तो उसकी प्रकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्या जो पेंटिंग की जो खूबसूरती थी वो खत्म हो गई, ठीक है, उससे उसका मूल्य खत्म हो गया, जिससे उसके मूल्य पर क्या पड़ा, क्षतिकारक प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पेंटिंग की जो वास्तविकता थी या जो उसकी खूबसूरती थी उसको उसने बिगाड़ दिया, तो वहां पे क्या कार्य हुआ, उसका क्षतिकारक प्रभाव उस पर पड़ा। तो ये सारी चीजें अगर होती है तो वह कार्य क्या कहलाता है, 425 के अंतर्गत दृष्टि कहलाता है। यहां तक समझ आया। ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को दंडित कर, ठीक है। तो ये आपने अपने यहाँ तक जितनी भी चीजें देखी तो आपको क्या समझ आई इनसे, कि, कि किसी दूसरे की जो भी संपत्ति है, ठीक है, कोई भी जो संपत्ति है उसको क्या कर रहा है, नुकसान जो भी पहुंचा रहा है या उसको जो क्षति पहुंचा रहा है, उसको क्या करने की बात कह रहा है, ये इस धारा के तहत दंडित करने की बात है।
अब इसमें एक और चीजें हैं कि जैसे आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल टाइम जो है, ठीक है, जो साइंस एंड टेक का जो जमाना है, इसमें क्या है कि आप कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर आपको ईमेल के माध्यम से कोई वायरस अटैक आपके में होता है, तो उस वायरस अटैक से क्या होगा कि आपकी जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है, उसकी क्या होगी, जो भी जितनी भी जो फाइल्स होंगी उसमें कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। उससे वो फाइल्स या तो खत्म हो सकती है, ठीक है, या तो उसके मूल्य में कमी हो सकती है, या उस कंप्यूटर की उपयोगिता ही खत्म हो सकती है। तो ये कार्य जो होगा ये भी आपका रजिस्ट्री के अंतर्गत ही दंडनीय होगा। ठीक है, बस आपको पता ये होना चाहिए कि वायरस किसने फैलाया। और बाकी जो आईटी एक्ट है उसके तहत भी कई प्रावधान है जिसके तहत ये आता है, लेकिन जो कंप्यूटर के माध्यम से जो होता है कि वायरस अटैक होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए अब आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं रजिस्ट्री के। ठीक है, यहाँ आप देखते जाइएगा। पहला तो है कि रजिस्ट्री कारित करने के लिए क्या होना चाहिए, संपत्ति का नष्ट होना, ठीक, या उसकी स्थिति में परिवर्तन होना, है ना। दूसरा होगा जो परिवर्तन की हम लोग बात किए हैं, ठीक है, जो भी जो स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ उससे क्या होगा, उसका मूल्य जो उसकी वैल्यू है या उसका जो यूज है या उपयोगिता है, ठीक है, उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, अब भाई संपत्ति अगर नष्ट हो रही है या उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जा रहा है तो फाइनली क्या होगा, उसके मूल्य या उसकी उपयोगिता में कमी आ जाएगी। ठीक है, और ये जो सारा कार्य होगा उस संपत्ति संबंधित, वो किसी जनता के लिए या किसी व्यक्ति विशेष को क्या है, सदोष हानि के लिए हो सकता है या नुकसान के लिए हो सकता है। तो इसके तीन आवश्यक तत्व आपके पास है कि किसी संपत्ति का नष्ट होना या नष्ट किया जाना, या उसकी स्थिति में परिवर्तन होना। अब जब स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसके उस संपत्ति का मूल्य या उसकी उपयोगिता में कमी आ जाएगी। और वो जो सारी चीजें हैं वो संपत्ति किसी ना किसी जनता, किसी पब्लिक की हो सकती है या किसी विशेष किसी व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है, अब उस व्यक्ति को क्या होगा, इससे एक सदोष हानि या नुकसानकारी होगा। तो ये सारी चीजें जब होगी तो उसका जो कार्य होगा वो 425 के अंतर्गत दृष्टि के लिए दंडनीय होगा। यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होगी आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं इसके जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसको, फिर देखेंगे इसके दृष्टांतों को और साथ में देखेंगे कुछ इसके केस लॉस। क्या कहता है स्पष्टीकरण एक? स्पष्टीकरण एक कहता है आपका, रजिस्ट्री के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह संभव जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं हो, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा था कि आशय आवश्यक होता है, लेकिन जब बात होती है कि आशय की, जब हमने आशय या ज्ञान की बात करेंगे, ठीक है, आशय ज्ञान या संभावना, ठीक है, इससे क्या है, कोई कार्य की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्री के अपराध के लिए आवश्यक नहीं कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय। तो यहाँ पे आपका जो आशय है वो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष व्यक्ति को, ठीक है, या आप किसी ए जो एक व्यक्ति है या राजू एक व्यक्ति है उसी को आप क्या बोलते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने कोई भी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया है तो वह किसी ना किसी व्यक्ति से तो संबंधित होगा ही होगा, चाहे आपको ये जानकारी हो या ना हो। तो आपका तब भी कार्य क्या होगा, दृष्टि ही होगा। अगर आप कहेंगे कि मेरे को नहीं पता था कि ये इस राजू का है, मैं तो किसी और को सोच के इसको कर रहा था, तब आपका कार्य ऐसा नहीं है कि क्षमा योग क्षमनीय होगा। आपका कार्य तब भी क्या होगा, दंडनीय होगा और दृष्टि के अंतर्गत ही होगा। तो ये बोल रहा है कि दृष्टि के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह इस पर यह पर्याप्त है कि उसका आशय यह है या वह संभव जानता है कि वह किसी संपत्ति को, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, किसी संपत्ति को क्षति कारित करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। तो कोई व्यक्ति, जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैंने कोई संपत्ति का नुकसान किया है, अब वो संपत्ति किसी की हो
या ना हो, अगर उसने संपत्ति को नुकसानकारी किया है तो उसने का कार्य होगा रिष्टि। अब जैसे मान लीजिए आप एक गार्डन का उदाहरण लीजिए। गार्डन में जो भी बेंचेस लगी होती है, जो पब्लिक गार्डन होती है, बेंचेस लगे होते हैं, झूले लगे होते हैं, कई टाइप के जो एक्सरसाइज करने के जो चीजें लगे, मशीन्स लगे होते हैं छोटे मोटे, ठीक है। उनमें अगर जाके कोई उसको संपत्ति को हानि पहुंचाए तो वो होती तो लोक संपत्ति है, पहली बात पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को वो क्या है, वो बोलेगा ये किसी व्यक्ति की नहीं, लेकिन आशय क्या है, उस संपत्ति को जो भी वो प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है। तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, आपका रिष्टि के अंतर्गत दंडनीय हो जाएगा। ठीक है। तो आवश्यक नहीं है कि आपको व्यक्ति की जानकारी हो कि यह सामान इसी व्यक्ति का है, यह सामान इसी से बिलोंग करता है। आप कभी क्या है कि एक ही आप किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने गए और आपको पता नहीं था कि वो संपत्ति एक की है कि दूसरे की है, तो अपने उस चक्कर में बी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। तो बी को तो नुकसान हुआ या उसको सदोष हानि कारित हुई, तो उसके साथ तो रिष्टि हुई, चाहे एक के साथ ना हुई, लेकिन किसी ना किसी के साथ तो होगी। क्योंकि किसी भी संपत्ति को अगर उसका किसी संपत्ति को नष्ट किया जाएगा या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाएगा या उसको बिगाड़ा जाएगा, तो उससे किसी ना किसी व्यक्ति को तो सदोष हानि या नुकसान होगा ही होगा। और वो किसी को नहीं होगा तो वो जनता को होगा। जनता को होगा मतलब सीधे सरकार को होगा, या उस अभिकरण को होगा जो उस चीजों को गवर्न करती है या संचालित करती है। ठीक। अब हम देखते हैं स्पष्टीकरण दो। ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की हो और अन्य व्यक्ति की हो, रिष्टि की जा सकेगी। ऊपर की बातों की चीजें इसमें भी शामिल ही है। ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य, ठीक है, ऐसी संपत्ति की जो ऊपर बताई गई, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्ति, ठीक है, रिष्टि की जा सकेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी है उस पे एक ए बी सी, ये जो तीनों है, तीनों इसके संयुक्त रूप से हकदार हैं या स्वामी हैं, और मान लो यहाँ पे जो आपका डी है उसने क्या किया, उस संपत्ति में नुकसान कारित किया, तो उसके द्वारा ए बी सी के ऊपर किया गया कार्य के बराबर होगा, और उसके द्वारा जो भी कार्य होगा वो संयुक्त रूप से उस व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के द्वारा किया हो तो वह भी रिष्टि होगा। ठीक है। तो वो प्रभाव डालने वाला कार्य है जिससे उसको नुकसान। तो ये चीजें थी आपकी स्पष्टीकरण 1 और 2। अब देखते हैं हम लोग इसके दृष्टांतों। इसमें मैं आपको एक केस बता देता हूं तब तक। हाँ। एक मामला था आपका गोपी नायक वर्सेस सोमनाथ। 1977 का ये मामला था आपका। इसको लिख लिया, क्रिमिनल लॉ जनरल 1940। हाँ ठीक है। तो ये गोपी नायक बनाम सोमनाथ का जो मामला था, इसमें क्या बताया गया कि संपत्ति को नुकसान या उसकी इसकी स्थिति में परिवर्तन के बारे में बताया गया, जो ऊपर की बातें उसी पर। कि इसमें बताया गया कि यह धारा उस स्थिति पर लागू होती है जब अभियुक्त ने किसी सार्वजनिक या व्यक्ति विशेष की संपत्ति को पूर्णता या अंशतः नष्ट किया। ठीक है। जो इसकी बातें हैं इस केस के माध्यम से, तो उसमें बोला गया कि संपत्ति को क्या है, पूर्णता या अंशतः। पूर्णता अंशतः का मतलब होता है पूरी तरह से या किसी उसके एक भाग को, एक हिस्से को, एक अंश को नष्ट किया हो या नुकसान पहुंचाया या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, तो उसे इस धारा के अंतर्गत संपत्ति से तात्पर्य केवल मूर्त या भौतिक संपत्ति से है। ठीक है। तो इस धारा के अंतर्गत उसको दायी माना जाएगा। ठीक है। तो ये आपका गोपी नायक बनाम सोमनाथ का मामला। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कहता है, दृष्टांतों में आते हैं। यह की सदोष हानि कारित करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूति को क स्वेच्छा जला देता है। क ने क्या की है, रिष्टि की है। तो यहाँ पे यह का है, यह ने क्या किया, यह की सदोष हानि कारित करने के आशय से
क जो है वो क्या कर रहा है, उसकी मूल्यवान जो प्रतिभूतियां हैं, मूल्यवान प्रतिभूतियां, वो दस्तावेज जिसमें उसके मूल्यवान प्रतिभूतियों का के बारे में हो, जानकारी हो, वो चीजें भी हो सकती है। ठीक है, तो मूल्यवान प्रतिभूति हो, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, स्वेच्छा जला देता है। जला देने से क्या होगा, उसकी जो मूल्यवान प्रतिभूतियां क्या हो गई, नष्ट हो गई या खत्म हो गई। ठीक है, वहां पर तो उसका अधिकार का जो दस्तावेज था वो खत्म हो गया, तो उसका जो कार्य होगा वो रिश्ते के अंतर्गत दायी होगा। फिर ख देखते हैं, यह कि सदोष हानि कार्य करने के आशय से उसके बर्फ घर में क पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, कहने दृष्टि। तो यहाँ पे क्या है, यह क्या कर रहा है, एक सदोष हानि कारित करने के आशय से बर्फ घर, बर्फ घर मतलब जो आइस फैक्ट्रीज होती है उसको बोला जाता है बर्फ घर। ठीक है, या जहाँ पे बर्फ का कलेक्शन करके रखा जाता है, जो उसका टेम्परेचर बहुत लो रखा जाता है, जिससे बर्फ क्या है, गले में। अब उसमें क्या करता है, यहाँ पे क क्या कर रहा है, पानी छोड़, और पानी अगर बर्फ के ऊपर पानी डालेंगे तो बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा। और जो बर्फ एक जो संपत्ति है उसके लिए, जिसको जिससे उसके जो भी उसका व्यापार या उसका जो भी बिजनेस उससे डिपेंड हो, जिससे उसकी आय व्यय होती है, तो संपत्ति है। तो बर्फ क्या हुई, खत्म हो गई, तो उससे क्या हुआ, उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ, या उस बर्फ के गलने से उसको क्या हुआ, सदोष हानि कारित हुई, तो उसका कार्य क्या होगा, दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी तीन जो आवश्यक तत्व मैंने बताया था, कि संपत्ति का नष्ट हो जाना या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाना, जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता में कमी हो, और जिससे किसी को सदोष हानि हो, तीनों बातें इसमें आपकी शामिल हो गई। ठीक है, इससे संपत्ति नष्ट हो गई, जो बर्फ था वो पानी बन गया, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब बर्फ जब पानी बन गया तो उसका जो मूल्य है या जो उसकी उपयोगिता है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इससे जिसका वो हक था, ठीक है, तो यहाँ पे यह का जो हक था, तो उसको खत्म करने के उद्देश्य से उसको सदोष हानि कारित करने के आशय से किया गया था, तो यहाँ पे जो सारा कार्य हुआ वो क्या हो गया, आपका दृष्टि के अंतर्गत दायी हो। ठीक, अब आगे देखते हैं ग, कि क इस आशय से कि यह की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है, यह को तदत द्वारा सदोष हानि कारित करे, कहने दृष्टि की। अब यहाँ पे क्या है, क ने क्या आशय से कि यह की अंगूठी अगर नदी में स्वेच्छा फेंक देता है, एक क और यह है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, वह क्या कर रहा है, यह की जो रिंग है या अंगूठी है उसको नदी में फेंक दे रहा है। नदी में फेंकने का मतलब क्या है, कि उसने उसके साथ तीनों कार्य को किया कि नहीं, हम देखते जाएंगे। उसने संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया या नष्ट किया, हाँ किया, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, अब उसको नदी में चला गया तो उसकी उपयोगिता खत्म हो, क्योंकि नदी से निकाल पाना मुश्किल है। उससे जो भी व्यक्ति है यह, उसको क्या हुआ, सदोष हानिकारित हुई या नुकसानकारी हुआ, चाहे वो अंगूठी कैसी भी हो, सोने की हो, चांदी की हो, या किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उसकी संपत्ति है। ठीक है, तो उसने उसको खत्म करने का प्रयास किया, नष्ट किया, तो वो क्या हुआ, उसको दृष्टिकारित किया है। अब देखते हैं घ, क यह जानते हुए कि किस उसकी चीज वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिए जो यह को उस द्वारा शोध्य है, निष्पादन में ली जाने वाली है, उस चीज वस्तु को इस आशय से नष्ट कर देता है कि इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में यह को निवारित कर दे, इस प्रकार यह को नुकसानकारी करे, कहने दृष्टि की है। तो ये जो चीज वस्तु यहाँ पे बताया गया कि क्या है, कि एक ऋण के संबंध में एक दस्तावेज जो आपका है, ठीक है, एक जो डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि इसमें इसके ऋण के संबंध में जानकारियां हैं, कि इसने इससे इतना ऋण लिया था और वो इतना सौध्य है। ठीक है, तो उसको अगर उस चीज वस्तु को इस आशय से नष्ट कर देता है, चीज वस्तु मतलब कोई सूटकेस हो सकता है जिसमें उस सामानों को रखा गया, इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में यह को निवारित, कि जो ऋण की जो तुष्टि है उसको क्या है, निवारित कर दे, इस प्रकार जो यह को जो नुकसानकारी होगा, तो क ने यहाँ पे क्या किया, रिष्टि किया। अब देखते हैं, क एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से कि बीमा कराने वाले को नुकसान कारित करे, उसका स्वेच्छा संयुक्त करा दे, क ने रिष्टि की है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पोत का जो उसने एक बात बोली गई, ये पोत मतलब होता है आपका शिप। ठीक है। तो शिप का क्या किया उसने, इंश्योरेंस कराया, बीमा कराने के पश्चात उसको क्या है, बीमा कराने वाले को नुकसान कारित करना, कि जिससे बीमा कारित किया, जो भी मान लो कोई कंपनी होगी एबीसी, ठीक है, उस कंपनी ने इसका पोत का बीमा किया था, तो अब क्या है, वो जानबूझकर क्या कर रहा है उसको, जानबूझकर क्या कर रहा है उसको, उस पोत को के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे क के द्वारा जो कार्य होगा वो रिष्टि, बल्कि उसकी संपत्ति स्वयं की, लेकिन उसको क्या फायदा चाहिए था, बीमा चाहिए था, इस वजह से। फिर देखते हैं यह को किसी बाट मरी पर धन उधार दिया, नुकसानकारी करने से से क उस पोत को संयुक्त करा देता है, क ने रिष्टि की है। तो यह जिसने बाटमरी पर धन उधार दिया है, नुकसानकारी करने के आशय से उस पोत को संयुक्त करा देता है, क ने रिष्टि की है। फिर हम आगे देखते हैं कि यह के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए यह को सदोष हानि कारित करने के आशय से क उस घोड़े को गोली मार देता। तो क ने यहाँ पे क्या किया, आपका दृष्टि किया। तो ये जो चीजें दोनों हैं, च और छ, ठीक है, च और छ के लिए आप ये समझिए कि संपत्ति में परिवर्तन किया गया हो और वह उसी की व्यक्ति की हो जिसने उसको क्षति पहुंचाई। तो ये जो दोनों बातें लिखी गई है, जो आपकी च और छ है, यहाँ पे भी है कि क किसी बाटमरी पर धन उधार लिया, नुकसान कार्य करने का आशय से क उस पोत को संयुक्त करा देता है, क ने दृष्टि की। यह के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए यह को सदोष हानि कार्य के आशय से क उस घोड़े को गोली मार देता है। तो ये दोनों चीजें क्या है, संपत्ति स्वयं की है, ठीक है, दोनों में संपत्तियां स्वयं की है, और उस संपत्ति का वो क्या करना है, क्षति पहुंचा रहा है, अपनी ही संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है। तो उसका जो कार्य होगा वो रिष्टि के अंतर्गत दायी होगा, क्योंकि उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति का जुड़ाव है या अन्य व्यक्ति के संबंध है। फिर यह है कि क इस आशय से और यह संभव जानते हुए कि वह यह की फसल को नुकसान कारित करे, यह के खेत में ढोर का प्रवेश कारित कर देता है, कहने रिष्टि की। तो ये क्या है कि अब आप सामान्य सी बात है, किस ये खेत एक है, ठीक है, जहाँ पे फसलें उगी हुई है आपकी जितनी भी, वहां पे अगर कोई जानवर एंटर करेगा तो कॉमन सी बात है कि वो जानवर उस फसल को खा जाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। तो यहाँ पे है कि कई इस आशय से और यह संभव जानते हुए कि वह यह की फसल को नुकसान पारित करे, ठीक है, यह के खेत में क्या करता है, ढोरों का प्रवेश करता है, ढोर अर्थात जो जानवर होते हैं, गाय बैल, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, वहां पे प्रवेश करा देता है, जानबूझकर उस खेत में डाल देता है। तो उसको पता है कि ये जानवर जाएगा तो उसके फसल को खा जाएगा, जिससे उसका फसल को नुकसान होगा, जिससे उसको सदोष हानि होगी, सदोष हानि होगी अर्थात उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो रिष्टि के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ आई। अब हम एक दो केस लॉ देखते हैं। ठीक है, तो एक मामला था आपका, ठीक है, नंदियाप्पा गौड़ा। ये नंदियाप्पा गौड़ा का केस था आपका 1906 का, ठीक। नंदियाप्पा गौड़ा का केस था 1906 का। इसमें बताया गया आपका कि इसमें क्या करता है कि जो अभियुक्त होता है वो अपने परिसर में एक रद्दी का ढेर इकट्ठा करके उसमें आग लगाता है, मतलब रद्दी को जलाता है। लेकिन उस आग के उससे क्या होता है, वो आग तो लगती है लेकिन आग के आसपास के जंगल में भी फैल जाती है। जो आग होती है वो क्या, जंगल में आसपास की जगहों में फैलने लगती है, जिससे जंगल को नुकसान होता है या जंगल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ अभियुक्त को रिष्टि का अपराधी नहीं माना, क्योंकि उसका कृत्य शासय न होकर एक उपेक्षा कृत्य मात्र था। तो यहाँ पे जो उसका कार्य क्या है, इसलिए उसको रिष्टि के लिए अब क्या उसको रिष्टि के लिए दायी ठहराया जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका ने कोई, उसका सबसे बड़ी बात थी उसका आशय नहीं था। हाँ, लेकिन उसका जो कार्य था उससे नुकसान तो हुआ, तो उस नुकसान को आप किसमें मानेंगे, असावधानी पूर्वक कार्य या दुर्घटना के अंतर्गत दायी, ना कि उसको रिष्टि के अंतर्गत। तो ये बातें इसमें बताई गई थी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपका। फिर हम देखते हैं आगे 426, जो आपका बताता है रिष्टी के लिए दंड। कि जो कोई रिष्टी करेगा अर्थात जो 425 का अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, ठीक है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 425 में आपको बताया गया है रिष्टी को, और 426 में बताया गया है आपका उसके दंड, जिसके लिए कितना है, 3 मंथ तक की, 3 माह की सजा का प्रावधान रखा गया। यहां तक क्लियर है आपको सारी चीजें। कल हम देखेंगे 427 से लेकर 440 तक में, जिसमें इसके प्रकार को बताया गया है कि कैसे इन चीजों को बढ़ाया जाता है, कि रिष्टी की जो प्रकृति होती है वो जब बढ़ती है तो उसके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। हाँ देखो बच्चे लोग, एक चीज नोट कर लो, इसका अपराध का वर्गीकरण जो रिष्टी है उसके लिए, है ना। ये जो अपराध है रिष्टी का अपराध, वो असंज्ञेय अपराध है। मतलब इसके लिए पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के। जमानती है, इसमें जमानत मिलेगा। और उस व्यक्ति द्वारा समनी है जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है। मतलब अगर वो आदमी जिसको नुकसान हुआ है, वो अगर चाहे तो समझौता कर सकता है, और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो अपराध का वर्गीकरण क्या होगा? असंज्ञेय, जमानती, उस व्यक्ति द्वारा समनीय जिसको हानि हुई है या नुकसान कारित हुआ है, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि रिष्टी का अपराध किसके द्वारा विचारणीय है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। ठीक है। और रिष्टी के अपराध का मतलब जो रिष्टी है 426 है ना, 426 स्पेशली। ठीक है। तो 426 में अपराध का समन, रिष्टी के अपराध का समन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? उस व्यक्ति द्वारा जिसको हानि हुई है या नुकसान हुआ है। ठीक है। और रिष्टी संज्ञेय है कि असंज्ञेय है? तो असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध। ठीक है। तो ये नोट करके रख लेना अपराध के वर्गीकरण।